हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विथ मी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है वर्ण का उच्चारण स्थान। हम लोग इसमें देखेंगे कि जो वर्ण हमारे बोले जाते हैं उन वर्णों को किस स्थान से बोला जाता है। यह आपको टीचर्स के एग्ज़ाम में यूपी टेट या सी टेट हुआ उसमें यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। कोई भी वर्ण दे देगा, उसका उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा या पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा सघोष या अघोष क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो वर्ण का उच्चारण स्थान हम देखेंगे कि स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर। किस पे देखेंगे? स्वर यंत्रियों के। ये जो हमारी स्वर यंत्रियां हैं, जो हमारा ये कंठ है, जो हमारी यंत्रियां, कितना उसमें कंपन हो रहा है। हमको पता है कि जो ध्वनियां निकलती हैं वो ध्वनियां हमें जो सुनाई देती हैं वो एक कंपन होता है। वो क्या होता है? एक कंपन होता है। कंपन जिस तरह ऐसे ये ध्वनियाँ हमारी क्या होती हैं, चलती हैं, तब हमें इसकी तीव्रता से ही हमें क्या होता है, सुनाई देता है कुछ भी। तो उन्हीं स्वर यंत्र, जो हमारी स्वर यंत्रियाँ हैं, उनके कंपन के आधार पर स्वर जो होते हैं उनको बांटा गया है। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें हमारे वर्णों को बांटा गया है। तो उसमें होते हैं स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। पहला सघोष और दूसरा अघोष। सघोष को ही घोष नाम से भी जानते हैं, सघोष को ही घोष के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि सघोष और अघोष होता क्या है। तो हम आपको ये बता दें, जैसे हम पढ़ते हैं क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये हमारा है। अब इस क ख ग घ अंग, इनमें कितने अक्षर हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमारे 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर यानी जो हमारे ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पूरा पढ़ाया है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण विचार के बारे में डिस्कशन किया है। आप लोग उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब यहाँ पे बोला है कि जो हमारा सघोष होता है वो कौन सा होता है, और ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, इस स्पर्श व्यंजन में हम सघोष और अघोष को कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ण सघोष होगा और ये अघोष होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को हम क्या बोलते हैं? सघोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष कहते हैं। यानी जो हमारा तीसरा वर्ण होगा, जैसे क ख ग घ अंग पढ़े हैं, तो पीछे से यानी आगे का क ख छोड़िए, ग घ और अंग, ग घ और अंग, ये हमारे जो हैं ये 3 4 5, ये जो क्या कहे जाएंगे? सघोष कहे जाएंगे, या इसी को हम क्या बोलते हैं? घोष भी कहते हैं। सघोष या घोष यानी किसी भी वर्ग का ले लें, क वर्ग ले लें, प वर्ग ले लें, ट वर्ग ले लें, त वर्ग ले लें, उसका जो अंतिम 3 4 5 वाला होगा वो क्या कहा जाता है? सघोष या अघोष कहे जाते हैं। या हम इनको बोल सकते हैं जिन उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या? जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। अगर कभी पूछ दे सघोष कहते किसे हैं, तो जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, बोलने में जब हम उसका व्याख्या करें या बोलें उसको, तो उसमें क्या हो? कंपन, जो हमारी स्वर यंत्रियां हैं, जो हमारे यंत्र हैं, जो बोलने का साधन है, उसमें जब कंपन उत्पन्न होगा तो वो हमारा सघोष कहलाएगा। और सघोष होते कौन है? तो किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे सघोष कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सघोष कहे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा, इसी सघोष के अंदर जो हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, कौन कौन से हैं? य, र, ल,
व, ये य र ल व, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो ये अंतस्थ व्यंजन भी इसी सघोष के अंतर्गत ही आता है, य र ल व। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सब के सब क्या होते हैं, सबके सब तो वर्ण हैं। तो हम तो उसमें जान गए कि नहीं, हाँ ये 5 होते हैं, क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, त वर्ग में 5, तो उनके अनुसार हम 3, 4, 5 को बता सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सघोष है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में तो य र ल व 4 होते हैं, तो 4 में हम कैसे बताएंगे कौन सघोष है कौन। तो ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वो सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष कहे जाते हैं। जो सारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो क्या कहे जाते हैं, सघोष कहे जाते हैं। और साथ में ह भी आ जाता है, साथ में ह, यानी य र ल व और ह, ये सभी मिलके क्या ये कहे जाएंगे, सघोष कहे जाते हैं या घोष कहे जाते हैं। दूसरा नंबर पे आता है हमारा अघोष। दूसरे नंबर पे कौन आता है, अघोष आता है। अघोष में क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, यानी जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, अर्थात जो हमारे पहले और दूसरे होंगे, कौन होंगे, पहले और दूसरे वर्ण। कौन से, पहले और दूसरे वर्ण। जैसे हम क ख पढ़े तो क ख ग घ अंग, तो उसमें जो क और ख है, पहला और दूसरा, ये वर्ण क्या होंगे, हमारे अघोष कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, अघोष कहे जाएंगे। ठीक है, सभी। और उसके बाद जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन में होता है कौन कौन, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं, कौन कौन, श, श और ह। तो ह तो चला गया किसमें, सघोष में। बचे 3, तो ये तीनों कहाँ होते हैं, अघोष में होते हैं। तीनों स जो कहाँ होता है, अघोष में होता है। उसके बाद सघोष में जितने हमारे स्वर आते हैं, जितने हमारे स्वर हैं, 11 स्वर हैं, जो हमारे 11 स्वर हैं वो कहाँ होते हैं, वो भी अघोष के अंतर्गत रखे गए हैं। उसको भी सघोष के अंतर्गत, यानी जो हमारे 11 स्वर हैं उन सभी स्वरों को भी कहाँ रखा गया है, इसी सघोष के अंतर्गत रखा गया है। अ से लेकर अ, आ, ई, उ, ए, री, ओ, उ, जो भी हमारे हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री, ये जो हमारे हैं क्या है, ये हमारे जो स्वर हैं, इन स्वरों को भी कहाँ रखा गया है, सघोष के अंतर्गत रखा गया है। तो सघोष समझ में आ गया कि किसी जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसके साथ अंतस्थ व्यंजन और ह और सभी स्वर कहाँ रखे गए हैं, तो सघोष के अंतर्गत रखे गए हैं। और किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और जो हमारे ऊष्म व्यंजन का श तीनों स जो होता है, उन तीनों स को कहाँ रखा गया है, तो उसे अघोष में रखा गया है। उसे कहाँ रखा गया है, अघोष में रखा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए यहाँ पे हमने पूरा समझाया है, ये आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे सभी स्वर भी आते हैं, अभी हम बताएं सभी स्वर, सघोष में सभी स्वर भी आते हैं। जैसे उदाहरण में हम बताएं कि क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो जो पहला और दूसरा होगा वो कहाँ चला जाएगा, अघोष के साथ। तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ चला जाएगा, सघोष के साथ। अभी जो हम आगे बताए थे, देखिए इधर ये जो लाइन खींची गई है, ये इसके इधर जो हमारे लिखे गए हैं वो किसके लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं सघोष के। किसके लिखे गए हैं, सघोष के। तो सघोष के साथ कौन कौन आ जा रहा है, सघोष के साथ देखिए तीसरा वर्ण ग, चौथा वर्ण घ, पांचवा वर्ण अंग, उसके बाद सब में का तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने हमारे 5 वर्ण हैं, क, च, ट, त, प, ये जो हमारे कचटतप वर्ग हैं, उस वर्ग के जो अंतिम तीसरे, चौथे, पांचवें हैं वो सघोष में आते हैं। साथ में जो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है वो आता है, और ह भी इसी के साथ चला जाता है। उसके बाद अघोष में देखिए क, ख, छ, ठ, थ, प, फ, यानी जो पहला और दूसरा वर्ण, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और साथ में तीनों श, ये कहाँ चले आते हैं आपके, ये चले आते हैं आपके अघोष में। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे उच्चारण में लगे
प्रयत्न के आधार पर जो हम उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण में हमें कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, कितना जोर लगाना पड़ रहा है, इसके आधार पर भी इनको वर्णों को बांटा गया है। इसमें भी दो भागों में बांटा गया, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण में बांटा गया है। अब हम लोग जानेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो ऊपर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो वर्ण होते हैं, जो हमारे वर्ग, जो क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ट वर्ग है, उसमें सभी में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। कौन? क। जैसे हम क वर्ग ले लें तो उसमें होता है क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 होते हैं। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण पहले समझ लेते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, यानी हम जिन वर्ण का उच्चारण करें और उसमें क्या हो, कम वायु निकले, तो उसे हम कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब देखिए अल्प प्राण में समझ लीजिएगा, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सघोष अघोष में और अल्प प्राण और महाप्राण में। तो अल्प प्राण समझ लीजिएगा जो हमारा पहला होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा, यानी एक एक का गैप करके। 135 आप लोग अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, 135 को बोलते हैं हम अल्प प्राण, अल्प प्राण। और जो हमारा 24 होता है, 24 को हम बोलते हैं महाप्राण, महाप्राण। आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए, 135, 24। 135 का मतलब क्या हुआ कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। और महाप्राण में क्या होता है? जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है, जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भैया वर्ग की बात तो हम लोग कर लिए कि क चट तप जो वर्ग है उसमें जो 1 से 5 होता है तो उसको 135 और 24 में बांट के हम जान गए कि 135 यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा जो होगा वो अल्प प्राण और दूसरा और चौथा जो होगा वो होगा महाप्राण। लेकिन जो हमारे अंतस्थ व्यंजन बचे हैं, जो उष्म व्यंजन बचे हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, यहाँ पे ह को नहीं लिया जाता, यहाँ पे ह को नहीं लिया जाता। जबकि अभी हम लोग सघोष अघोष में क्या हुआ था, इसी अंतस्थ व्यंजन के साथ ही ह को ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे ह को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण के साथ जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनको किस में रखा गया है? इन्हें रखा गया है अल्प प्राण में। किस में रखा गया है? अल्प प्राण में रखा गया है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनको कहाँ रखा गया है? अल्प प्राण में रखा गया है। और जो हमारे दूसरे और चौथे वर्ण हैं, दूसरे चौथे वर्ण को और जो हमारे उष्म व्यंजन हैं, उष्म व्यंजन हैं, उनको कहाँ रखा गया है? जैसे स, श और ह, इसमें ये चारों आते हैं उष्म व्यंजन, चारों उष्म व्यंजन एक साथ कहाँ रखे गए हैं? तो वो महाप्राण में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? महाप्राण में रखे गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर क्या होता है? जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर कि जिह्वा हमारी कितनी ऊंची उठ रही है। ठीक है, जैसे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर इसको बांटा गया। तो एक होता है विवृत स्वर। क्या होता है? विवृत स्वर, जिसमें मुख का आकार गुफा की तरह होता है। ये नोट में करके लिखेंगे, थोड़ा उच्चारण स्थान से थोड़ा हट के रहेगा। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर ये कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विवृत स्वर, अर्ध विवृत, समृत, अर्ध समृत ये क्या होते हैं। तो हम विवृत को समझते हैं कि विवृत स्वर क्या होगा। तो जिसमें मुख का आकार गुफा की तरह होता है या पूरा खुला होता है उसे हम क्या कहेंगे? विवृत स्वर। जब हम उच्चारण करें और गुफा की तरह, तो विवृत स्वर दे देगा क्वेश्चन में ऐसे, निम्न में से विवृत स्वर हैं। ऑप्शन दे दिया पहला ई, उ, आ, ए। ठीक है, तो आप देखिए खुद पढ़िए, ई, उ, आ, ए। तो आ
जब हम आ का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख जो है पूरा खुल जा रहा है, मुख क्या हो रहा है, पूरा खुल जा रहा है, या गुफा की आकार का खुल जा रहा है। तो विवृत स्वर एक ही होता है, वो कौन होता है, आ। विवृत स्वर एक ही होता है और वो कौन है, आ होता है। तो ये ऑप्शन में दे के पूछ देगा तो आ देखेंगे, जैसे ही आ बोलेंगे उच्चारण स्थान यानी कि जो हमारा मुख है वो गुफा की तरह पूरा खुल गया, तो वो किस में हो जाएगा, विवृत स्वर में हो जाएगा। तो हमारा विवृत स्वर एक है, कौन है, आ। दूसरा हमारा है अर्धविवृत। अर्धविवृत मुख गोलाकार से कुछ कम खुलेगा, ये भी खुलेगा लेकिन गोलाकार से कुछ कम, तो वो हो जाएगा अर्धविवृत। विवृत था, मुंह पूरा खुल रहा था, पूरा गुफा की तरह। अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, यानी अब गोलाकार ही खुलेगा लेकिन कम खुलेगा, जैसे अ ए ओ। तो अ ए ओ, ए ओ, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं अर्धविवृत। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अर्धविवृत। अब यहां देखिए क्वेश्चन कहां से पूछता है, कैसे, जैसे बोलेगा विवृत स्वर होते हैं, तो ऑप्शन दे देगा 1 1 2 3 4। तो आपको पता है कि विवृत स्वर केवल एक होता है, कौन, आ। कौन होता है, आ, एक विवृत स्वर होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा अर्धविवृत स्वर की संख्या होती है, दे देगा ऑप्शन 2 3 4 5। तो आपको पता है कि जो अर्धविवृत होगा वो ए ओ, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अब देखिए समृद्ध के बारे में पढ़ेंगे, समृद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जैसे समृद्ध क्या होता है, समृद्ध इसमें मुख कम खुलता है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जो मुख होता है वो कम, बहुत कम खुलेगा और हमारा उच्चारण भी हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे ई ई ई उ यानी ई उ यानी छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो मुख हो रहा है वो मुख बहुत कम खुल रहा है, इसके उच्चारण में मुख कम खुल रहा है। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, बोल के देखिए, ठीक है। तो जब मुख कम खुलेगा तो वो क्या होगा, हमारा समृद्ध। कौन कौन होते हैं, 4। समृद्ध तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पूछ देगा ऑप्शन में कि समृद्ध स्वर होते हैं कितने, तो समृद्ध स्वर होते हैं 4। ऑप्शन में देगा 3 4 6 5, तो आपका कौन सा होगा, 4। समृद्ध स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक। या यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए निम्न में से समृद्ध स्वर हैं, दे देगा ऑप्शन ए ओ ई, दे दिया। ई के जगह पे ऊ दे सकता है, ऐ दे सकता है, ठीक है। या आपसे ऑप्शन में दे दिया समृद्ध स्वर हैं ई दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ई और ई दोनों, यानी दोनों, छोटी ई बड़ी ई दोनों होती है, तो आप लोग दोनों पे कर देंगे। अब आते हैं अर्ध समृद्ध पे। अर्ध समृद्ध का मतलब ए ओ ई उ बोलने में हम थोड़ा मुख खोल भी रहे हैं, लेकिन अर्ध समृद्ध में मुख को कितना खोल दिया गया है इसका पता भी नहीं चलेगा। तो अर्ध समृद्ध में हमारे दो स्वर आते हैं, कौन कौन, ए और ओ। कौन कौन आते हैं, ए और ओ आता है हमारे अर्ध समृद्ध में। तो अर्ध समृद्ध की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अर्ध समृद्ध की संख्या 2, कौन कौन, ए और ओ, ए और ओ, ये 2 हमारे अर्ध समृद्ध होते हैं। अब देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान का एक हमने चार्ट बनाया है कि वर्णों का उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं। तो जैसे पहला नंबर, जैसे हम ऊपर से यहाँ से हम सीने के पास से देखें तो पहले हमारा कौन आता है, कंठ आता है। कंठ के बाद कौन आता है, तालु। कंठ के बाद कौन आता है, तालु आता है। तालु के बाद कौन आता है, मूर्धा। मूर्धा के बाद कौन आता है, दंत। दंत के बाद एकदम बाहर कौन आता है, ओष्ठ। तो उसी तरह कंठ की तरफ से लिखते आएंगे तो पहले कौन आता है, क वर्ग। तो क वर्ग आएगा तो पहले कौन आता है, कंठ आता है, तो कंठ के साथ क वर्ग चला जाएगा। कंठ के साथ कौन चला जाएगा, क वर्ग चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क वर्ग के बाद कौन सा आता है, च वर्ग। क वर्ग के बाद क्या आता है, जैसे अब हम लोग यहां समझते हैं, जैसे अब यहां थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। पहले क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और उसके बाद प वर्ग, ये हमारे हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि यहां से हम नीचे गर्दन के यहां से अपने चालू करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? कंठ आता है, सबसे पहले कंठ। तो जो क वर्ग पहले आता है तो इसके साथ चला जाएगा कंठ। कौन चला जाएगा? कंठ। कंठ से जैसे ऊपर उठेंगे तो हमारा आता है तालु। क्या आता है? तालु। तो यानी जो च वर्ग हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? तालु के साथ। आप लोग समझते चलिए, तालु के साथ। किसके साथ चला जाएगा? तालु के साथ। ट वर्ग, अब देखिए तालु के जस्ट बाद मूर्धा आता है, जहां पे जीभ हमारी थोड़ी मुड़ेगी ऐसे, यहां दांत के और पीछे वाले तालु के जस्ट ऊपर जो वाला भाग होता है जहां पे जीभ टच करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे हमारा ये मुख है, ऊपर से मान लीजिए ये मुख है, ठीक है, यहाँ हमारा ये दांत होता है, यहाँ पे ये, यहाँ पे तालु, ये वाला जो भाग होता है यही हमारा क्या होता है? मूर्धा होता है। ये वाला भाग क्या होता है? मूर्धा। दांत के जस्ट पीछे वाला जो ये भाग होता है इसी को बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? तो कंठ के तालु के बाद कौन आया? मूर्धा आया। तो ट का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मूर्धा के बाद क्या आया है? हमारा दंत आ गया। दांत है यहाँ पे, ये हमारा दांत है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? दंत आ जाएगा, दंत। उसके बाद प वर्ग, प, तो दांत के बाद सीधे हमारा ओंठ, क्या आ जाए? ओंठ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो ये तो हम वर्ग को पढ़ लिए कि जो हमारे वर्ग होते हैं, इन वर्ग के अनुसार हमारे उच्चारण स्थान क्या होंगे। यानी जो हमारे क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछेगा तो आप बता देंगे, च का पूछेगा तो बता देंगे, ट का पूछेगा बता देंगे, त का पूछेगा बता देंगे, प का पूछेगा उच्चारण स्थान, यानी प में जो भी आएंगे सबका, जैसे क ख ग घ अंग, तो इनमें से किसी का पूछेगा तो ये उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका कंठ। च छ ज झ इय, यानी इनके अंतर्गत जो 5 वर्ण आते हैं सबका उच्चारण स्थान एक ही होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इनको छोड़ने के बाद जो हमारे और भी अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन बचे हैं या स्वर बचे हैं, उन स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे कि किसको किसमें रखा गया है, ठीक है। जैसे हम एक सूत्र पहला जानेंगे, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या बोलेंगे? अकूह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठः, कंठः, अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। अ यानी अ हो जाएगा, ठीक है। अ के साथ अ हमारा जो होगा, अ इसमें बड़ा आ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कु से हो गया क वर्ग, कु से क्या हो गया? क वर्ग। विसर्जनीय का मतलब हो गया जो विसर्ग होते हैं, क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं, उन सबको कहाँ रखा गया है? तो वो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो कंठ है। अ हो गया, अ हो गया, ठीक है, हमारा अ हो गया, अ, आ, क वर्ग और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तो इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का दूसरा देखते हैं, दूसरे को समझते हैं, फिर हम आपको चार्ट दिखा देंगे, उस चार्ट को आप देख लीजिएगा। वैसे ये जो हम बताते चल रहे हैं इसको नोट करते हुए चलिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा हमारा होता है ईचू, ईचू यशानाम, देखिए दूसरा होगा ईचू यशानाम, यशानाम, यशानाम तालु, यशानाम तालु, ठीक है। ईचू यशानाम। अब हमारा क्या जैसे हो जाए, ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु, यानी देखिए ई च वर्ग और य, उसके साथ ये वाला स, ये वाला श, इसका उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
इन सभी का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। 6 वर्ग हम बता दिए थे। उसके साथ देखिए आया और क्या आया, ई आ गया, य आ गया और ये बड़ा वाला श आ गया। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद जो हमारा तीसरा आएगा वो आएगा ऋतु, ऋतु रसाणाम, रसाणाम, रसाणाम मूर्धा, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा। इसमें कौन कौन आ जाएगा, री आ जाएगा, री आ जाएगा, री के साथ ये ट वर्ग आ जाएगा, र आ जाएगा और ये षटकोण स, यानी ये सब किस में आ जाएंगे, मूर्धा में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मूर्धा में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा बचेगा नेक्स्ट हम लोग का है ली, ली टू, री टू लसानाम, लसानाम, लसानाम दंता, दंता, यानी जो हमारा री हो जाएगा, री, उसके बाद त वर्ग, त वर्ग, ल और ये सड़क स, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये सभी जो हैं ये सब की किसके अंतर्गत आ जाएंगे, दंत के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपू, ऊ, पू, प, ध्या, ध्यानिया, ध्यानियाना, उपपदभ्यान, उपपद्यानियानाम ओष्ठौ, ओष्ठौ, ओष्ठौ। जैसे इसमें कौन कौन हो जाएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो ऊ कौन कौन आ जाएगा, देखिए इसके अंतर्गत जो हमारा है ऊपू वाला, ऊपू वाले में देखती है, देखिए ऊपू पद्या निया नाम, नाम ओष्ठ, ओष्ठव। इसके अंतर्गत देखिए कौन आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, उसके बाद प वर्ग आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा उत्पधनिया का चिन्ह होता है वो होता है प, उसके आगे ऐसे ऐसे, फ, उसके आगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लग जाता है। तो इसका यूज होता है संस्कृत में, इसका यूज कहाँ होता है, संस्कृत में। तो यहाँ पे हमको नहीं समझना, हमको क्या समझना है, ओष्ठ में कौन कौन आएगा, ऊ और प वर्ग आ जाएगा, कौन आएगा, ऊ और प वर्ग आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यम गणनम, कौन आता है, यम गणनम, नानाम, यम गणना नाम नासिका, नासिका च, नासिका च, यानी जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं, इसके पहले वाली वीडियो जो हमने बनाया है उसमें भाग 1 में है जो यम गणना नाम नासिका, यानी जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं इय म अंग न, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। लेकिन ऑप्शन में अगर दे देता है नासिका तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो ये किस में आएंगे, अपने वर्ग के अनुसार उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है ए दैंतो कष्ठा, ए दैंतो हो कंठ तालु। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए दैंतो कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा और ए आ जाएगा, दोनों ए यही दोनों आएंगे, कौन आएंगे, ए और
ए, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों से मिलकर इनका उच्चारण होगा। उसके बाद आता है कौन? ओ, दो, तो, दो तो, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, यानी जो हमारा ओ और औ होगा, कौन? ओ और औ, ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान होगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान वो क्या होगा? कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के होगा, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वो होता है हमारा वकारस्य दंतोष्ठम। क्या होता है? वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी जो हमारा व होता है, व केवल व की बात कर रहा है, ये जो व होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ होता है? दंतोष्ठ होता है, यानी दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर इसका उच्चारण। बोलने पे ये नहीं समझ में आएगा वो, लेकिन इसको उच्चारण स्थान में इसको दंतोष्ठ बताया गया। क्या बताया गया? दंतोष्ठ बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे जिह्वा मूल्यनस्य जिह्वा मूलम, ये हमारा संस्कृत में होता है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। इसको हम लोग इसके बाद देखते हैं नासिका अनुस्वारस्य, कौन सा देखेंगे? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार होता है, हम ये बताए हैं कि अनुस्वार क्या होता है, तो जो अनुस्वार होता है उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगी? नासिका अर्थात नाक। इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये चार्ट आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी तो हम वहां सूत्र के माध्यम से आपको बता दिए थे कि कौन किस में आता है, लेकिन यहाँ पे भी आप मिल जाएगा कि आप लोग एक बार देख लेंगे कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तालव्य में कौन कौन आता है, मूर्धन्य में कौन कौन आता है, दंत में। वैसे आशा करेंगे कि जो हम सूत्र की सहायता से आपको समझाए हैं उसको अगर आप लोग कायदे से समझे होंगे तो वीडियो समझ में आ गया होगा और ये कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।